हेलो फ्रेंड्स, कल हमने नवीन राज्यों का उत्थान अध्याय 3 शुरू किया था आधुनिक भारत के इतिहास में। और इसमें हमने देखे थे कि किस किस तरीके से नवीन राज्यों का मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो रहा था तो किस तरीके से नवीन राज्यों का भी उत्थान हो रहा था। उसी के समकालीन जैसे हमने देखा था कि दक्कन के निज़ाम यानी कि दक्कन के निज़ाम किस तरीके से उभर के आए थे। जैसे कि हैदराबाद की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकिलीज खां ने रखी थी और चिनकिलीज खां को ही निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हमने एक पॉइंट और देखा था कि जुल्फिकार खां पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा था, यानी कि किससे, मुगलों से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा था जुल्फिकार खां पहला व्यक्ति। कौन था ये जुल्फिकार? मैंने कल भी बताया था कि ये तुरानी दल का नेता था जुल्फिकार खां। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से 1720 में चिनकिलीज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था और 1722 में वो दिल्ली उसे वापस बुला लिया गया था, लेकिन वो फिर से 1723 में शिकार के बहाने उसने दक्कन की ओर फिर से प्रस्थान कर दिया था। और दक्षिण भारत का सूबेदार उस समय जब वह दोबारा से दक्षिण भारत में गया तो उस समय दक्षिण का सूबेदार मुबारिज खां था। फिर दोनों के मध्य युद्ध होता है 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध, जिसमें जो है चिनकिलीज खां जो है मुबारिज खां को मार डालता है। और ये सब किसके शासनकाल में हो रहा था? मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और उनका टाइम पीरियड क्या था? 1719 से 1748। फिर मोहम्मद शाह ने एक प्रेशर में आके, यानी कि जिसे बोलते हैं कि कोई अंतिम फैसला ना हो कर पाना, एक अंतिम स्थिति में फंस जाना, यानी कि उस अंतिम स्थिति में फंसकर चिनकिलीज खां को फिर से सूबेदार नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। और फिर इस चिनकिलीज खां ने ही, जो निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, आगे चलकर 1725 में हैदराबाद राज्य की नींव रखी। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था रुहेल तथा बंगस पठान, यानी कि गंगा घाटी के जो क्षेत्र वाला गंगा घाटी का जो क्षेत्र है उसमें रुहेल तथा बंगस पठान उभर कर आए। और इसका क्षेत्र जैसे उत्तराखंड में कुमायूं तक और नीचे गंगा नदी तक ये फैला हुआ था। और यहीं पर जो है मोहम्मद खां बंगस हमने पढ़ा था जिसने फर्रुखाबाद राज्य की नींव रखी थी। और रुहेलखंड की नींव हमने पढ़ा था वीर दाऊद ने रखी थी। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था राजपूत। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके चल रही हूँ। फिर तीसरा हमने पढ़ा था राजपूतों में हमने देखा था कि जोधपुर से अजीत सिंह थे। और 1714 में हमने पढ़ा था कि मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था और अजीत सिंह को फिर इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सिर से करना पड़ गया था। और सैयद बंधुओं ने ही अजीत सिंह को अपनी ओर मिलाने के लिए उसे अजमेर तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान की थी, जिस पद पर वह फिर 1721 तक अजीत सिंह बना रहा था। और सैयद बंधु का जो विरोधी दल था, उन्होंने ही जयपुर के महाराजा जयसिंह सेकंड को 1721 में आगरा का सूबेदार नियुक्त किया था। फिर उसमें राजपूतों में हमने सवाई जयसिंह को देखा था। इनका टाइम पीरियड 1688 से 1747 था। फिर जो है उसके बाद हमने देखा था कि इन्हें जो है सवाई की पदवी फर्रुख शेर ने दी थी। और 1722 में इन्होंने ही जयपुर शहर की नींव रखी थी। और इन्होंने ही 5 क्या बोलते हैं, एक आधुनिक तरीके की प्रयोगशालाएं बनवाई थी, जैसे कि दिल्ली में, एक जयपुर में, उज्जैन में, एक वाराणसी में, एक मथुरा में, जिसे जिज मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जाट, यानी कि जाटों का हमने पढ़ा था कि दिल्ली, मथुरा और आगरा के जो समीपवर्ती क्षेत्र थे में इसमें जो कृषि करने वाले जमींदार लोग थे वो जाट वर्ग था। और औरंगजेब के समय में भी इन्होंने विद्रोह किया था। 1669 में तिलपुत के जमींदार गोकुल ने विद्रोह किया था। फिर आगे 1686 में ही राजा राम एवं रामचेरा ने विद्रोह किया था। फिर उनके जो आगे के वंशज हुए उसमें चूड़ामन का उत्तराधिकारी जो आता है, फिर चूड़ामन आता है जो 1690 से 1721 तक रहा था। और 1700 में भरतपुर राज्य की नींव
रखी थी। फिर चूड़ामन ने ही आगे आत्महत्या कर ली थी। फिर चूड़ामन के बाद हमने बदन सिंह को देखा था जो 1721 से 1756 रहा। इसने दीग, कुबेर, वेद, भरतपुर में 4 दुर्ग बनवाए थे और आगरा तथा मथुरा पर भी अधिकार कर लिया था। और फिर आगे उसके बाद हम देखते हैं कि सूरजमल ये 1756 से 1763 ईस्वी तक रहा। जाटों का अफलातून भी कहा जाता है इसे। पानीपत के तीसरे युद्ध में जाट सूरजमल के नेतृत्व में मराठों का सहयोग का वादा था, परंतु सदाशिव से मतभेद हो गया था किसी कारण से, तो इन्होंने अपने आप को जो है युद्ध से फिर अलग कर लिया था और 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई थी और इसके साथ ही जाट साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था। लास्ट में हम पढ़ते हैं जवाहर सिंह, जो इतना इनकी भूमिका नहीं रही है। जवाहर सिंह 1764 से 1768, उसी तरीके से धीरे धीरे सिक्कों का भी पतन होना शुरू हो गया था। जैसे फिर एक तरीके से हम इनमें देखते हैं जाटों का पतन होना शुरू हो गया था। फिर आगे इनके उत्तराधिकारी में हम देखते हैं रतन सिंह, केसरी सिंह, रंजीत सिंह, रणधीर सिंह, इस तरीके से। फिर यहाँ से ही हम देखते हैं कि किस तरीके से सिख धर्म की फिर नींव पड़ती है, कि किस तरीके से फिर सिख शासक सत्ता में आने शुरू। फिर इसी में हम देखते हैं कि किस तरीके से फिर सिख लोग उभर कर सामने आए, यानी कि सिख गुरु किस तरीके से आगे चले। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले गुरु नानक, जो इन्होंने गुरु नानक जी ने ही पंजाब में सिख धर्म की नींव डाली थी और इनकी उपाधि हजरत रब्बुल मजीज थी। इन्होंने ही नानक पंथ चलाया था। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, मृत्यु करतारपुर में, और इनके जो शिष्य थे वो सिख शिष्य कहलाए थे। इनके पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी, इस तरीके से मतलब। और मेन क्वेश्चन जो बनता है कि गुरु नानक किस लोधी शासक के समकालीन, तो इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। और इनका उत्तराधिकारी हम देखते हैं अंगद, यानी कि लहना नाम था और जिसे अंगद के नाम से जाना गया। अंगद का जो था टाइम पीरियड वो 1539 से, गुरु नानक के बाद अंगद 1539 से 1552। और गुरु नानक के ये शिष्य थे। इन्होंने खादुर में अपनी गुरु गद्दी बनाई थी और लंगर व्यवस्था को इन्होंने शुरू किया था। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी अंगद को ही माना जाता है। फिर हम देखते हैं तीसरे नंबर पर अमरदास, 1552 से 1574, अकबर के समकालीन थे। गोविंदवाला में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी और वहीं पे बावड़ी का निर्माण कराया था। और अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाला गए थे, इम्पोर्टेंट है। फिर अकबर ने ही अमरदास की बेटी बीबी भानी को, और अकबर ने ही अमरदास की बेटी बीबी भानी को कुछ जमीन दी थी तथा इन्होंने अपने आगे चलकर जो अमरदास थे इन्होंने ही अपने दामाद को अपना शिष्य बनाया और उनके दामाद कौन थे? रामदास। फिर रामदास जो था 1574 से 1581, रामदास 1574 से 1581। अकबर के समकालीन अमरदास जो थे इनके दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघे जमीन प्रदान की थी जहां इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था। रामदास ने ही अमृतसर शहर बसाया था और वो जमीन अकबर ने इन्हें दान में दी थी। पहले जिसका नाम रामदासपुर था और जिसका नाम पहले रामदासपुर था, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र यानी कि रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को फिर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। उसके बाद हम देखते हैं अर्जुन देव को 1581 से 1606, इसकी उपाधि थी सच्चा बादशाह और इन्होंने अमृतसर तथा संतोष तालाब बनवाए थे और इन्होंने हरमिंदर साहब की 1589 में आधारशिला रखी थी। ठीक है, तरन तारण और करतारपुर नगर का निर्माण कराया था इन्होंने इस तरीके से। फिर इन्होंने ही 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। फिर अर्जुन देव ने खुसरो को समर्थन दिया था जिसके कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 में मृत्युदंड दे दिया था। फिर आगे हम 1606 से 1645 तक हरगोविंद जी को देखते हैं। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था और इन्होंने ही कश्मीर में किरतपुर नामक नगर बसाया था और वहीं पे इनकी फिर क्या होता है 1645 में किरतपुर में ही इनकी मृत्यु होगी थी। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने ही सिक्कों को लड़ाकू जाति के रूप में जो है परिवर्तित किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं हरगोविंद के बाद हर राय 1645 से 1661 और इनका कुछ इतना रोल नहीं रहा है
फिर उसके बाद देखते हैं हरकिशन को 1661 से 1664। फिर अगले आते हैं तेग बहादुर 1664 से 1675। और फिर इनके औरंगजेब ने तेग बहादुर को एक मतलब यातनाएं दिलवाकर इनकी हत्या करवा दी गई थी। फिर लास्ट वाले देखते हैं गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। और इसके बाद यहाँ पर ही ये लास्ट क्या बोलते हैं सिख गुरु माने जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं लास्ट में बंदा में हम देखते हैं कि 12 मिसले, उन 12 मिसले में से जो सबसे शक्तिशाली 5 मिसले थी भंगी, आलूवाले, सुकिर चाकिया, कन्हैया तथा नक्कई। अब आगे हम शुरू करेंगे यहाँ से ही रंजीत सिंह से। तो 1792 से 1839 रंजीत सिंह। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। ये सुकर चाकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की उम्र में सुकर चाकिया मिसल के प्रमुख बन गए। 1796 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु उसे आंतरिक विद्रोह के कारण अफगानिस्तान लौटना पड़ा। 1797 में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। रंजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोप चिनाब में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने इन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रंजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 ईस्वी में रंजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गई। 1805 में अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब आया। जनरल लेक इसका पीछा करता हुआ व्यास नदी तक आया और रंजीत सिंह से होलकर को शरण देने को कहा। इस पर विचार विमर्श करने के लिए तख्त खालसा का आयोजित किया गया और इस बात के लिए गुरुमत लिया गया कि होलकर के साथ क्या बर्ताव किया जाए। राजनीतिक मामलों के लिए यह आखिरी गुरुमत हुआ। इसके बाद गुरुमत का क्षेत्र सामाजिक एवं धार्मिक मामलों तक सीमित रहा। 1806 ईस्वी में लेक और रंजीत सिंह के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे और दूसरा अंग्रेज पंजाब में से अपनी फौज हटाए। रंजीत सिंह के मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। रंजीत सिंह सभी सिखों के नेता बनना चाहते थे, इसलिए पटियाला, नाभा और जींद की ओर आक्रमण करना शुरू कर दिए और सफलता भी पाई। इस बीच लॉर्ड मिंटो ने यह देखते हुए फ्रांस और रूस में एक संधि में बंध चुके हैं और भारत की ओर आ सकते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। चार्ल्स मेटकॉफ को रंजीत सिंह के पास भेजा। मेटकॉफ रंजीत सिंह की पहली शर्त थी कि अफगान आक्रमण के समय अंग्रेज महाराजा का साथ देंगे और दूसरी शर्त थी कि पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रंजीत सिंह का अधिकार हो। के न मानने के कारण वार्ता टूट गई। रंजीत सिंह ने मालवा की तरफ अभियान किया। तभी अंग्रेजों ने लुधियाना के आक्टर लोनी को एक अंग्रेजी सेना के साथ भेज दिया, जिससे रंजीत सिंह भयभीत होकर एक अपमानजनक संधि करने को बाध्य हो गया। फिर यहीं पे देखते हैं अमृतसर की संधि। अब 25 अप्रैल 1809 इस संधि पर मेटकॉफ और रंजीत सिंह ने अपने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख शर्तें थी सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसे रंजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। सतलज के पूर्व में राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। 1809 में रंजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 में अफगान अमीर शाह सुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। उसी ने कोहिनूर हीरा भी इन्हें प्रदान किया। 1818 में इन्होंने मुल्तान विजय की। 1819 में दीवान चंद्र मिश्र के नेतृत्व में एक सेना कश्मीर गई, जिसने अब्दाली के उत्तराधिकारियों द्वारा नियुक्त गवर्नर जब्बार खां को अपदस्थ कर यहां रंजीत सिंह की सत्ता स्थापित की। 1820-21 में इन्होंने डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1834 में पेशावर को सिख राज्य का अंग बना लिया गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1831 में रंजीत सिंह के से रोपड़ में मिला था। ये रोपड़ पड़ेगा गुजरात में। यहाँ रंजीत सिंह सिंध के बंटवारे के संबंध में उससे बात करना चाहते थे, लेकिन बेंटिंग ने बात करने से मना कर दिया।
जब रंजीत सिंह ने सामरिक महत्व के क्षेत्र शिकारपुर, जिसे खुरासान का द्वार समझा जाता है, पर अधिकार कर लिया, तब अंग्रेजों ने उन्हें शिकारपुर छोड़ देने को कहा। सिख सैनिक लड़ना चाहते थे, लेकिन रंजीत सिंह ने अंग्रेजों की बात मान ली। 1835 ईस्वी में लाहौर से 40 किलोमीटर दूर फिरोजपुर, जो कभी अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच झगड़े का कारण था, को अंग्रेजों ने जीत लिया। 1838 ईस्वी में वहां एक फौजी छावनी बना दी गई। यह अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण स्थल था, इसलिए था क्योंकि यहाँ से दरबार की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित किया जा सकता था। अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा के दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने हेतु लॉर्ड ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई। किस किस के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि? अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा के दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने हेतु ऑकलैंड, देखो किस किस के बीच, ऑकलैंड के बीच, रंजीत सिंह और शाह शुजा, तीन के बीच हुई। ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य। ऑकलैंड जो थे अंग्रेजी गवर्नर थे, ठीक है, और रंजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसी बीच 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर रंजीत सिंह का प्रशासन। रंजीत सिंह का प्रशासन कैसा था? रंजीत सिंह एक निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित करता था। उसकी सरकार को खालसा सरकार कहा गया। उसने गुरुमत को प्रोत्साहन नहीं दिया तथा डोगरा सरदारों और मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस राज्य के प्रशासन में 5 मंत्री सहयोग करते थे। मुख्यमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस पद पर राजा के अति विश्वास पात्र लोग कार्य करते, जैसे राजा ध्यान सिंह। दूसरा महत्वपूर्ण पद विदेश मंत्री का था, जिस पर फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया गया था। कूटनीतिक कार्यों में इसका विशेष महत्व था। रंजीत सिंह की सेना के सेनापतित्व का कार्य रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता था। दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्रमिश और हरि सिंह नलवा इस पद पर कार्य कर चुके थे। भगवान दास अर्थ मंत्री का कार्य देखता था। सदर ए डयोडी का पद भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पर कार्य करने वाला अधिकारी राजा के निकट संपर्क में रहता था। पंजाब के डोगरों सामंतों में 3 भाई ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह तथा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह का प्रशासन में विशेष ध्यान था। एक के बाद एक तीनों भाइयों को राजा की उपाधि दी गई। अब केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे, जिनमें अत्यंत 4 महत्वपूर्ण थे जो निम्नलिखित है। एक था, पहला था दफ्तर ए अबवाब उल माल, इसे भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता है। दूसरा दफ्तर ए तोहिजात, यह विभाग राज परिवार के व्यय के लिए था। फिर तीसरा था दफ्तर ए मवाजाब, यह सैनिक विभाग या असैनिक कर्मियों के वेतन से रिलेटेड था। फिर तीसरा था दफ्तर ए रोजनामचा खर्च, यह राजा के रोजनामचा का मतलब है कि प्रतिदिन के व्यय का विवरण रखता था। अब है प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, वो केंद्रीय प्रशासन, ये प्रांतीय प्रशासन। सिख राज्य प्रांतों का मतलब यहाँ राज्यों में बटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। कुल 4 सूबे प्रमुख थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एवं पेशावर। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एवं पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम कहलाता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सूबे परगने में बटे हुए थे। यहाँ का प्रमुख कारागार होता था। यह शांति व्यवस्था के अलावा राजस्व भी एकत्रित करता था। परगने तालुकों में विभक्त थे। प्रत्येक तालुकों में 50 से 100 मौजे, मतलब मौजों का मतलब यहाँ गांव होते थे, जो एक तालुकेदार के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव होती थी, जहाँ पर पंचायत प्रशासनिक कार्य देखती थी। अब भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। राज्य की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी। 3 करोड़ रुपए थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए भू राजस्व से प्राप्त होते। भू राजस्व उपज का 33 से 40% के मध्य लिया जाता था। प्रारंभ में भू राजस्व बटाई प्रथा पर आधारित था, जो 1823 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। दूसरी कनकूत व्यवस्था 1824 से 1834 तक चली। इसमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। तीसरी प्रणाली नीलामी योजना थी, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूल का अधिकार ऊंची बोली वाले को दे दिया जाता था। फिर सैन्य प्रशासन देखते हैं, जो हर प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सैन्य प्रशासन,
रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया था। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृतसर की संधि के बाद उन्होंने अच्छी फौज की आवश्यकता को महसूस किया। रणजीत सिंह की सेना को दो भागों में बांटा जा सकता है, फौज खास या फौज आइन, अर्थात जो एक तरीके से नियमित रेगुलर सेना थी। एक थी फौज बेकवायद अर्थात अनियमित सेना थी, जिसको कभी कभी युद्ध जैसी स्थिति में लिया जा सकता था। अब है फौज खास। फौज खास घुड़सवार पैदल सेना तोफखानों में विभक्त थी। घुड़सवार नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हेतु 1822 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया गया था। फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को, लेकिन घुड़सवार परेड को घृणा की दृष्टि से देखते थे और प्रशिक्षण को रक्स ए लुलुआ यानी नर्तकी की चाल के नाम से पुकारते थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में पंजाब का दौरा करते समय रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। क्वेश्चन आ जाता है कि किसने रणजीत सिंह की सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज का है, किस गवर्नर जनरल थे? आंसर आ जाएगा ऑकलैंड ने। पैदल सेना, इटालियन सेनापति बंतूरा को पैदल सेना का प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? बंतूरा को, इटालियन सेनापति था ये। इसने सैनिकों को फ्रांसीसी भाषा में ड्रम की धुन से प्रशिक्षित करने का सफल प्रयास किया, जो आज के समय में भी हम देखते हैं किसी भी ओकेजन पर, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त की जो परेड हम देखते हैं उसमें लाल किले में प्रत्येक सैनिकों को निर्धारित ड्रेस पहनानी होती थी और लाल कमीज, नीला पजामा एवं काले चमड़े की पेटियां। फिर तोपखाना। तोपखाने को समुचित विकास हेतु 1810 में दरोगा ए तोपखाना नियुक्त किया गया। रणजीत सिंह का तोपखाना 4 भागों में विभक्त था। तोपखाना ए पीली, तोपखाना ए एसपी, तोपखाना ए जम्बूरक, तोपखाना ए गवी। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके पास 122 बड़ी तोपें एवं 190 मध्य स्तरीय तोपें थी। तोपखानों में प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं बाद में कर्नल गार्डनर ने संगठित किया था। लोहाना सिंह ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। फिर है फौज ए बेकवायद यानी कि अनियमित सेना थी। इस सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे। इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता था। पहला घुड़चढ़ा खास यानी घुड़चढ़ों को अपने घोड़े तथा अस्त्र लाने होते थे। इन्हें राज्य की ओर से सिर्फ वेतन दिया जाता था। फिर है मिसलदार। नेक्स्ट, ये वे सरदार थे जिनका राज्य रणजीत सिंह ने हस्तगत कर लिया था, किंतु उनके अनुयायी सहित सेना में सम्मिलित कर लिया गया था। इससे पहले जागीर दी गई, बाद में नकद वेतन दिया जाने लगा। यानी कि किसी भी राज्य को जबरदस्ती अपने युद्ध के द्वारा विजित करके अपने राज्य में मिला लिया था, वे मिसलदार राज्य थे। फिर न्याय प्रशासन। इस समय लिखित संविधान कानून का अभाव दिखाई पड़ता है। रणजीत सिंह ने धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति के लोगों को अपनी परंपरा के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार था। ग्रामों के विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का होता था। यह अपीली न्यायालय था जो कारदार के फैसलों की अपील सुनता था। राजधानी लाहौर में अदालत उल आला थी। इसमें उच्च न्यायाधिकारी निर्णय दिया करते थे। अदालत उल आला की अपील महाराजा के दरबार में की जाती थी। अधिकतर दंड आर्थिक होते थे। अंग भंग एवं मृत्युदंड भी दिया जाता था। मृत्युदंड केवल राजा दे सकता था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। यानी कि रणजीत सिंह की तुलना किसने नेपोलियन बोनापार्ट से की है? विक्टर जाकमा ने। अब रणजीत सिंह के बाद पंजाब की क्या स्थिति होती है उस पर थोड़ा देखते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र खड़ग सिंह बना। खड़ग सिंह के प्रशासन में इसके वजीर ध्यान सिंह का प्रमुख हाथ था। 1840 में खड़ग सिंह की मृत्यु हो गई और उसी वर्ष एक और पुत्र नैनीहाल सिंह, यानी पुत्रों में सबसे योग्य इसके नाम का अर्थ है, की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद खड़ग सिंह की विधवा चांद कौर और रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह में संघर्ष हुआ। खालसा सेना के सहयोग से चांद कौर का वध कर दिया गया। इसके बाद 1840 में शेर सिंह राजा बना। चांद कौर के समर्थक अजीत सिंह ने 1843 में शेर सिंह की भी हत्या कर दी और इस प्रकार रानी जिंदन की संरक्षिता में कौन? दलीप सिंह 1843 में पंजाब का राजा बना। इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी। इस कारण लाहौर दरबार उससे डरने लगा। अतः सेना को नियंत्रित करना जिंदन व लाल सिंह का लक्ष्य हो गया और यह सोचकर कि क्षेत्र विस्तार हो जाने पर ये लोग राजनीति में दखल छोड़ देंगे और यदि ऐसा ना हुआ तो ये कमजोर हो जाएंगे। सिख सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया गया।
और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। तो जो प्रथम अंग्ल सिख युद्ध तो जो था युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेजर ब्रांडफुट ने सिख सेना के लाल सिंह व तेजा सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया था। खालसा ने सिख सेना को आक्रमण की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लगातार 4 लड़ाइयाँ हुई और ये 4 लड़ाइयाँ मुदक्की यानी कि 18 सितंबर 1845 ईस्वी फिरोज शाह, दूसरी 4 थी, पहली थी मुदक्की, दूसरी थी फिरोज शाह जो 21 दिसंबर 1845 और तीसरी थी बद्दोवाल और चौथी थी आलीवाल 28 जनवरी 1846। ऐसी हुई जो निर्णायक नहीं थी, लेकिन 5वीं सबराव की लड़ाई 10 फरवरी 1846 निर्णायक सिद्ध हुई। इन युद्धों में सिखों की पराजय का मुख्य कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह का विश्वासघात था। सिखों की पूर्णतः इसमें हार हुई। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 को अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 को सिखों ने लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। अब लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। महाराजा ने सतलज के पार यानी दिलीप सिंह ने महाराजा ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया। इस पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। सिखों ने 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के दंड के रूप में देने पड़े, जिसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए अपने कोष में से दिए और शेष के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच के पहाड़ी क्षेत्र जिसमें कश्मीर और हजारा के प्रांत भी थे सम्मिलित थे अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले में कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। ठीक है, यहाँ देखो कश्मीर अंग्रेजों ने जो है गुलाब सिंह को बेच दिया था 1 करोड़ के बदले। सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन उसकी संरक्षिका और लाल सिंह उसके वजीर स्वीकार किए गए। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। उसने पंजाब के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। राजा को किसी यूरोपीय एवं अमेरिकन व्यक्ति को अपनी सेवा में कंपनी की अनुमति के बिना रखने की आज्ञा नहीं थी। अंग्रेजों को सिख राज्यों से गुजरने की खुली अनुमति थी। 2 दिनों पश्चात अर्थात 11 मार्च को एक पूरक संधि की गई। इसके अनुसार वजीर लाल सिंह इत्यादि के अनुरोध पर अंग्रेजी सेना 1846 ईस्वी के अंत तक लाहौर में बनी रहेगी ताकि वह लाहौर वासियों और महाराजा की रक्षा करते रहे। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह यानी कि अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को 1 करोड़ में कश्मीर बेच दिया था ना, तो सिखों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फिर लाल सिंह के नेतृत्व में फिर से विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया तथा दिलीप सिंह को पुनः बहरोवाल की संधि की गई। बहरोवाल की संधि देखो क्या थी, 22 दिसंबर 1846। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित। जिंदन को संरक्षिता को समाप्त कर उसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्ति की गई। लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज की रहना स्वीकृत हुआ, जिसका खर्च 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देने थे। यह व्यवस्था दिलीप सिंह के वयस्क होने तक चलनी थी, लेकिन इससे पहले ही डलहौजी के समय में सिख और अंग्रेज आमने सामने आ गए। इसका परिणाम द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के रूप में हुआ। अब द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849। प्रथम युद्ध में पराजय के बाद सिख सेना खालसा तख्ती को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। सिख डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया था। बहरोवाल की संधि के अनुसार उसने 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाना था, जिसे घटाकर केवल 48,000 रुपये वार्षिक निश्चित कर दिया गया। यही नहीं, उनके बहुत से आभूषण ले लिए गए और उन पर जासूस बिठाकर शेखपुरा भेज दिया गया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों एवं जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें फिर 3 युद्ध हुए। एक था रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848। इस युद्ध में जनरल गोफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी को पार कर रामनगर के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा। चिलियावाला युद्ध 13 फरवरी 1849। चिलियावाला के स्थान पर गोफ के नेतृत्व में एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति हुई।
फिर है गुजरात का 21 फरवरी 1849, गोफ के स्थान पर अब सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंपा गया। उसने तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया और कुछ समय तक नारकाफ में एक जमींदार की तरह रहे। बाद में वे पुनः पंजाब लौट आए और अपना धर्म स्वीकार कर लिया। दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया था। दिलीप सिंह से जो है कोहिनूर हीरा लेकर अंग्रेजों ने कहाँ लगा दिया था? ब्रिटिश राज मुकुट में। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की कमेटी को सौंप दी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था देखनी थी, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व तथा चार्ल्स मेसेंस को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। तो ये देखा हमने सिख साम्राज्य एक तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैसूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।